हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। 10वीं कक्षा की विज्ञान में जो है हम 2-3 इकाइयों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इकाई 11 जो है हमारी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम 2-3 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा जैव प्रक्रम था, अध्याय 6 इकाई 6, अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इकाई 2 भी हम जो है कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों की बात की कि भाई एसिड, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब जो है हम हमारा ये इकाई शुरू कर रहे हैं। इसकी ये फर्स्ट क्लास है। आप वीडियो में चित्र इसमें बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारा मानव नेत्र है। और मानव नेत्र में आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है दिखाई दे रही हैं। ये हमारी पक्षमावी पेशियां हैं जो हमारे नेत्रों के बाजू में होती हैं, इस साइड होती हैं। ये जो बाजू में दिखाई देती हैं ये हमारी क्या है, पक्षमावी पेशियां हैं। दृष्टिपटल जो हमारा रेटिना होता है ये आंख के पीछे साइड होता है ना, ये पश्च साइड होता है। दृक तंत्रिका जो तंत्रिका तंत्र तक हमारे द्वारा देखी गई वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करती है। जैसे मान लो कोई बॉल है, रेड कलर की बॉल है लाल रंग की, तो उस लाल रंग की बॉल को हम जब हमारी आंख द्वारा देखा जाएगा, क्या होता है कि प्रकाश इस जगह से प्रवेश करता है और पुतली से होते हुए परितारिका और नेत्रोद से जाते हुए कहाँ पहुंचता है, स्वच्छ मंडल में। तो स्वच्छ मंडल द्वारा जो है जिस वस्तु को हम देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उस वस्तु का दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, अभी प्रतिबिंब बना है, वस्तु को पहचाना नहीं गया। जैसे वस्तु को दृष्टिपटल या रेटिना तक भेजा जाता है, उस वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब को कहाँ भेजा जाएगा, दृक तंत्रिका तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क तक भेजा जाएगा। और मस्तिष्क के जो है मध्य भाग द्वारा जो है इसे पहचान कर कि वह कौन सी वस्तु है, फिर उस वस्तु का जो है पहचान की जाती है। इस प्रकार से जो है मानव नेत्र कार्य करता है किसी भी वस्तु को देखने पर। लेकिन आवश्यक ये है कि वस्तु के सामने क्या हो, प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। हमें सारी वस्तुएं किस रंग की दिखाई देंगी, ब्लैक या काले रंग की दिखाई देंगी। तो चूंकि अब हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें नेत्र की आवश्यकता है, और नेत्र की आवश्यकता के साथ साथ हमें प्रकाश की भी आवश्यकता है। और जब भी कोई नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो ये एक अद्भुत जो है एक घटना होती है, और इस घटना को कई सारी पेशियों द्वारा, कई सारी परितारिका, कई सारी जो है संरचनाओं द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये मानव नेत्र का क्वेश्चन आता है 10वीं, मानव नेत्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र निर्मित कीजिए। तब आपको ये चित्र बनाना होगा। इसमें ये जो आपका दृष्टिपटल है, कभी क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब खाली स्थान जगह पर बनता है, तो वो क्या है आपका आंसर, दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि प्रकाश किस जगह से प्रवेश करता है मानव नेत्र में, तो वो क्या होता है आपकी पुतली। ये जो आपकी आंख में ब्लैक ब्लैक संरचना दिख रही है वो क्या है, आपकी आंख की पुतली है। वो जो व्हाइट रंग का दिख रहा है वो क्या है, आपका स्वच्छ मंडल कहलाता है। ठीक है, और बाजू में जो आपकी दिख रही हैं ये दोनों साइड, ये इस साइड ये क्या है, आपकी पक्षमावी पेशियां हैं, और ये बाकी का भाग क्या कहलाता है, नेत्रोद। स्वच्छ मंडल पर उसका चित्र बनता है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को
नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान आई डोनेशन है ना, आपने सुना होगा। तो नेत्रदान किस चीज का किया जाता है, तो वो होती है आपकी पुतली। ठीक है, पुतली का दान किया जाता है जब भी क्या होता है, नेत्रदान की क्रिया की जाती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, पक्षमाभी पेशियों के कार्य लिखिए। तो पक्षमाभी पेशियां क्या क्या कार्य करती हैं? सबसे पहले तो ये क्या करती हैं कि मानव नेत्र में वक्रता, दृष्टि को समंजित करती हैं। दूसरा क्या कार्य करती हैं? दूसरा कार्य ये करती हैं कि किसी भी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब को, मतलब वस्तु की लंबाई को, या वस्तु की अगर वस्तु पास है तो उसको समंजित करना, दूर है। जैसे हम देखते हैं कि कोई वस्तु होती है, अगर वह पास होती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, हम बहुत करीब से देखते हैं, आंखों को जो है सिकोड़ लेते हैं। तो वो सिकोड़ना किसके कारण होता है? पक्षमाभी पेशियों द्वारा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को देखने हेतु समंजन का कार्य करती हैं। तीसरी बात क्या है कि ये नेत्र गोलक की क्या करती हैं? सहायता करती हैं। और चौथा हम ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण में नेत्र की सहायता करना। ठीक है, ये कुछ साधारण सी बातें हैं पक्षमाभी पेशियों के बारे में। ये पेशियां कई बार क्या होती हैं, जब किसी प्रकार की कोई घटना होती है कि जैसे कंकड़, पत्थर, धूल वगैरह के कण जो है हमारी आंखों के पास आते हैं, तो ये अपनी आंखों को क्या कर लेती है, पेशियों को ये क्या कर लेती हैं, सिकोड़ लेती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि दुर्घटना से बचाव में नेत्र की सहायक होती हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, नोट कर लें इनको। चलिए, इसके बाद हमारे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें एक है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक, और हम साथ साथ पढ़ेंगे किसको, दूरदृष्टि दोष को भी। ऐसा इसलिए ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में, और आप इनमें अंतर भी बता सकें। ठीक है, तो जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हम किसे कहेंगे? देखिए, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। निकट का मतलब क्या होता है? पास। और दोष का मतलब होता है समस्या। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें हम निकट की वस्तु तो क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है उसको हम स्पष्ट नहीं देख सकते। वो क्या हो जाएगा? आपका निकट दृष्टि दोष।
ठीक है, इसमें हमें पास रखी हुई कोई भी वस्तु होगी तो वो हम आसानी से देख पाएंगे, लेकिन दूर अगर कोई वस्तु है तो उसको हमें देखने में समस्या होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तभी तो वो क्या है, दोष है। अब दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसमें जो दूर की वस्तु होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट की जो वस्तु होगी, निकट रखी वस्तु होगी, निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसमें हमें पास अगर कोई वस्तु रखी होगी तो हम आसानी से देख पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो उसे देखने में हमें समस्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आसानी से हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होगा? दूरदृष्टि दोष का कारण ये होता है कि इसकी जो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, घट जाती है, ठीक है। जबकि जो हमारी फोकस दूरी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है और वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जबकि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, एक कारण ये होता है। और दूसरा जो नेत्र गोलक है वह क्या हो जाता है, लंबा, नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा दूरदृष्टि दोष है इसमें नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा जो कारण होगा वो जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई, नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके निवारण हेतु क्या किया जाता है, इसके निवारण हेतु एक शॉर्टकट याद रखें इसमें आप कि निकट में कितने शब्द दिख रहे हैं, निकट में आपको 3 शब्द दिख रहे हैं, दूर में कितने दिख रहे हैं, 2, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, ये ग्लास है, ठीक है, आपका चश्मा है, और इस चश्मे में अगर हमें क्या करना है, वस्तु को स्पष्ट देखना है तो हमें यहाँ पर क्या लगाने होंगे, लेंस लगाने होंगे। अब वो लेंस क्या होगा, जैसे कि निकट में 3 शब्द हैं तो 3 शब्द मतलब इससे 2, इसमें 2, इसमें 3, तो 3 अवतल और उत्तल में, अवतल में कितने हैं, 4, 3 और 4 हो गए, इसमें कितने हैं, 2, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, उत्तल। इसमें कम शब्द हैं, इससे तो कम है ना, 2 ही मान लो, ये आधा ना मान के इसको हम कितने, इसमें 4 है, इसमें कितने हो जाएंगे, 3, तो इसमें अवतल लेंस यूज किया जाता है, जबकि इसमें उत्तल लेंस यूज किया जाता है इस दोष को दूर करने में, ठीक है। अब इसके क्या बनाने होंगे, हमें चित्र निर्मित करने होंगे कि किस प्रकार से होंगे। ठीक है, अब जब ये इसमें दोष होगा तो ये दोष किस प्रकार से होगा, ये मान लो यहाँ से क्या आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और ये प्रकाश की किरणें जब यहाँ पर नेत्र लेंस से टकराती हैं तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाती हैं, ये सीधी निकल जाएगी,
ये यहाँ निकल जाएगी और ये सीधी। तो ये क्या है, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र की ये संरचना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब देखो आसानी से इसकी फोकस की क्षमता जो है वो हम इसका फोकस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, जबकि बनना कहाँ चाहिए, दृष्टि पटल पर, रेटिना पर। इस कारण से इसके निवारण हेतु क्या किया जाता है, इसके निवारण हेतु एक लेंस यूज कर दिया जाता है यहाँ पर। वो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। तो जैसे ही इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, अब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल रेटिना पर जाकर बनेगा। तो ये क्या हो गया, उसका निवारण हो गया। ठीक है, कौन से दोष का, निकट दृष्टि दोष का ये निवारण हो गया, और ये दोष से पीड़ित व्यक्ति की नेत्र की संरचना थी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है इस पे पड़ेंगी, और चूंकि हमने अभी देखा कि इस व्यक्ति की जो फोकस दूरी थी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो ये लगभग प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, रेटिना के भी पीछे। तो जब दूर प्रतिबिंब बनेगा तो ये तो क्या है, समस्या है। तो इस समस्या से ये व्यक्ति क्या हो गया, दोष से पीड़ित हो गया व्यक्ति। कौन से दोष से, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हो गया। हमें क्या करना है, इसका समाधान करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके समाधान हेतु एक लेंस का यूज कर देंगे यहाँ पर। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस ये हमारा नेत्रिका लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस। अब इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर। तो ये क्या हो गया, उसका निवारण हो गया। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में चित्र बने हुए हैं। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बनना कहाँ चाहिए प्रतिबिंब, यहाँ, लेकिन बन कहाँ रहा है, यहाँ। इसलिए ये क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी कम हो गई, जबकि यहाँ पर ये फोकस दूरी बनना यहाँ चाहिए, बन कहाँ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। तो ये हम निवारण करके ये लेंस उपयोग करते हैं, जिस कारण से जो है नेत्र गोलक की लंबाई को हम समंजित कर देते हैं। यहाँ पर भी हम गोलक की लंबाई को समंजित करते हैं, जिस कारण से इन दोषों की क्या हो जाती है, समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, नोट करें। यहाँ आपको एक परिभाषा ध्यान रखनी है। किस चीज की परिभाषा, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता का मतलब ये है, अभी हमने देखा पक्षमापी पेशियां क्या कर रही हैं, वस्तु के फोकस दूरी को समंजित करके क्या कर रही हैं, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बना रही हैं। तो समंजन क्षमता से मतलब तात्पर्य ये है कि जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित किया जाता है तब वह क्षमता उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। अब समंजन क्षमता से लाभ क्या हुआ, समंजन क्षमता से लाभ ये हुआ कि हमारी जो वस्तु का प्रतिबिंब था अब हम उसको स्पष्ट देख रहे हैं। समंजित करने के, समंजित का मतलब ये है सेट करना। किसी भी वस्तु की आप फोटो खींचते हो तो सही फ्रेम लगाते हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई सामने खड़ा हुआ है वो उसका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। तो वो क्या करते हो, आप उसको समंजित करते हो। जो हमारा कैमरा होता है, कैमरे में जो लगा हुआ पीछे कैमरा है मोबाइल में लगा हुआ, वो भी तो क्या है, एक प्रकार से लेंस ही है। वो लेंस क्या करता है, वस्तु को समंजित करता है, उसको फोकस करता है। फिर आप देखते हैं कि कैमरे में एक ग्रीन कलर का या रेड कलर का एक फोकस आता है जो उसके चेहरे पे फोकस होता है, तो वो क्या है, उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, तो आपका जो कैमरा है, फोटोग्राफिक कैमरा हो जो शादी ब्याह वगैरह में यूज किए जाते हैं, आपके मोबाइल का कैमरा हो, वो भी क्या करते हैं,
समंजन क्षमता को जो है सेट करते हैं, उसके बाद ही जो है आप वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, समंजन क्षमता। अब ध्यान रहे कि किसी भी वस्तु को आप कब देख पाओगे, जब उसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से निकट कोई वस्तु होगी, इतने पास, इतनी होती है लगभग, इससे ज्यादा पास अगर कोई वस्तु होगी तो आप स्पष्ट नहीं देख पाओगे। किसी भी चीज को आप खुद प्रयोग करके देखें, ये आप वस्तु को दूर से ला रहे हैं, यहाँ तक आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, यहाँ तक भी देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे वस्तु लगभग यहाँ तक आती है और अब हम इसको धुंधला देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, जो कि न्यूनतम दूरी है हमारे मानव नेत्र के समंजित करने की, इतनी दूरी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन देखना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म जानते हैं, ये ध्यान रहे, ये अभी 2020 में 2020 के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें ज्यादातर लोगों ने गलती की। प्रिज्म वो बना के क्या आ गए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा, जबकि चित्र क्या बनाना था, अपवर्तन वाला। ठीक है, क्रियाकलाप में दिया हुआ है ये आपका पुस्तक में। तो इसमें होता क्या है, ये क्या है, मान लो आपका कांच का प्रिज्म। ठीक, अब इसमें कितनी फलकें हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ये फलक कहलाती है, ए बी, बी सी और ए सी, ये क्या हो गए इनकी फलक। अब होता क्या है, इससे हमें क्या करनी है, प्रकाश की किरण को गुजारना है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, यहां से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो यहां से प्रकाश की किरण को जब गुजारते हैं तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कौन सी किरण, आपतित किरण। इसको नाम दे दिया हमने E, और यहां इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, F। अब ये प्रकाश की किरण जानी तो कैसी चाहिए थी, ऐसी, लेकिन हमने एक नियम पढ़ा है, वो कौन सा है कि बाहर माध्यम कैसा होगा, विरल और वे छू। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है, झुक जाती है। यहाँ क्या था, इसका अभिलंब था, ये अभिलंब था, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब ये प्रकाश की किरण कैसी हो जाएगी, एकदम सीधी। प्रकाश की किरण जो है वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। सीधे से मतलब ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर ऐसी न जाके क्या हो गई, झुक गई। थोड़ी सी ये झुकती हुई दिख रही, ये देखो इसका अभिलंब है, ये सीधी न जाके क्या हो गई, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई। तो इसको हमने ई एफ, इसको नाम दे दिया मान लो जी। ठीक, अब ये हमारी कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, अब अपवर्तन हो गया यहाँ पर, तो ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। अब जैसे ये किरण फिर से सघन से कहाँ जाएगी, विरल में। तो सघन से जब विरल में जाती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से हट जाती है, इसलिए ये किरण क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और इसको हम क्या बोल देंगे, निर्गत किरण, EFGH। चित्र में कुछ और नामकरण है, लेकिन आप अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हैं। देखो ABC है ना, DEF, आप इनके कोई भी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपतित थी, ये अपवर्तित थी, और ये निकल गई, इसलिए कौन सी हो गई, निर्गत किरण हो गई। ठीक है, अब ये मुड़ फिर से रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था, एक
अभिलंब था और इस अभिलंब से ये क्या हो गई, हट गई। ठीक है, अभिलंब से ये क्या हो गई, हट गई और ये इस तरीके से हो गई, जबकि इसको होना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ना हो कि ये हट गई। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो कोण बनेंगे आपके। ये कौन सा कोण है, कोण आई, और यहां कोण कौन सा बनेगा, कोण आर। इसी प्रकार से यहां पर भी ये कोण है, एक हो गया ये कोण, कोण आई हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कोण आर। यहां पे कोण आर हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। और एक कोण और बनता है, जो कौन सा कोण कहलाता है, निर्गत कोण कहलाता है। मान लो हमने आई आर या कोई भी कोण का नाम दे दो, कोण एन दे दो मान लो नाम, तो वो कोण कौन सा हो जाएगा, ये निर्गत कोण हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर कोण हो जाएगा। उसकी आवश्यकता है नहीं, वैसे चाहे तो ना भी बनाए। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। ठीक है, सबसे पहली तो ए बी सी क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक है, और यहां पर एक कोण बनता है जिसको कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण हो जाएगा। ठीक है, इसकी और इसकी यहां पर ये इस तरीके से बनता है, और यहां पर क्या बनता है, कोण बनता है, वो क्या हो जाएगा आपका, नाम दे दो, मान लो इसको डी नाम दे दो। ठीक है, तो कोण डी क्या हो जाएगा आपका, विचलन कोण। ठीक, ई और एफ क्या हो गई आपकी, आपतन किरण। एफ और जी, ये क्या था आपका, जी था, तो एफ और जी क्या हो गई आपकी, आपतन हुआ, इसलिए अपवर्तित किरण। और ये जी और एच क्या हो गई, जी और एच बराबर हो गई आपकी निर्गत किरण। ठीक है, अब ये जो कोण आई है इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। और कोण आर जो है वो क्या हो जाता है आपका, अपवर्तन कोण। और कोण एक, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं अपन कोण एन। ठीक है, तो कोण एन क्या हो जाएगा आपका, निर्गत कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है आपका, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इस कारण से ये कौन बना, अपवर्तन कोण बना, और ये कौन सा, आपतन कोण। अब जैसे ये विरल से सघन में गई तो अपने अभिलंब से झुक गई, और फिर सघन से विरल में जाएगी तो फिर अपने अभिलंब से क्या होगी, हट जाएगी। इस कारण से ये फिर से कोण बन गए, ये आई और ये आर, मतलब ये प्रकाश की किरण यहाँ क्या हो रही, आपतित, और यहाँ से क्या हो गई, अपवर्तित। तो ये आई और आर फिर से बन गए कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। और यहाँ पर ये एन जो है ये हमने दर्शा दिया निर्गत कोण, और ये कोण जो है वो क्या हो गया, विचलन, क्योंकि यहाँ से ये किरण क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित। हमने अपवर्तन की जो परिभाषा पढ़ी थी क्या थी, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये किरण जो विचलित हो रही है वो क्या बना गया यहाँ पर, विचलन कोण। और जो निकल रही है किरण वो क्या बना दिया उसने, निर्गत कोण बना दिया।
ठीक है, तो इसको ध्यान से रखें, इसमें ज्यादा कुछ लिखने वाली बात नहीं है, 2 लाइन लिखनी है बस कि जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। तो ई और ए, फिर ये भाषा लिख दें कि कौन सी बात क्या है और कौन सी बात क्या है। इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। मुख्य रूप से चित्र ही पूछा गया था और इस अध्याय से ज्यादातर संभावना चित्र की ही है। ठीक है, ध्यान रखें, ये इस बार पूछा गया था, तो अगली बार कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोहराया जाना संभव कम ही है। अब अपन इस क्लास में एक और क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? वर्ण विक्षेपण से मतलब ये है कि आप इंद्रधनुष देखते हैं बरसात के समय, क्यों होता है इंद्रधनुष, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या है कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो होती है वो श्वेत रंग की होती है, लेकिन श्वेत रंग जो है जब किसी ऐसी वस्तु पर पड़ता है, मतलब कांच पे या किसी परावर्तित सतह पे, तो अपने वो क्या होता है, अवयवी रंगों में बट जाता है। अवयवी रंग मतलब उसमें उपस्थित 7 रंग। तो इसी कारण इंद्रधनुष जो है वो 7 रंग का होता है। जब प्रकाश की कब दिखाई देता है इंद्रधनुष? बरसात के समय में। बरसात जब हो रही होती है तो हमारे वातावरण में क्या मौजूद होती हैं? जल की बूंदें। तो जल की बूंदें भी आप कांच के गिलास में पानी भर के आर पार देख पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे वायुमंडल में या हमारे वातावरण में क्या मौजूद हैं? जल की बूंदें हैं। जैसे उस जल की बूंद के पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होती है, वह अपने 7 रंगों में बट जाती है। तो वही क्या होता है, आपका इंद्रधनुष बनने की घटना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक और प्रिज्म बनाया हमने, ध्यान रहे ये क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है, विक्षेप मतलब बट जाना, यहाँ वहां हो जाना। ठीक है, इधर उधर हो जाना। प्रकाश की किरण का अलग अलग रंगों में बटना ही क्या है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। परिभाषा लिखोगे आप, कैसे लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो 7 रंगों में होता है। यहां से हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर प्रकाश की किरण को डालेंगे। ये किरण कैसी है, श्वेत प्रकाश की किरण। अब ये श्वेत प्रकाश की किरण जैसे इस प्रिज्म से गई, ठीक है, तो जैसे यहां से ये गई तो ये 7 अलग अलग रंगों में क्या होती है, बट जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। और हम इन रंगों को किस चीज पर प्राप्त करते हैं, किसी पर्दे पर हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पर्दा। और ये कौन कौन से रंग होंगे, ये होते हैं बैजानी हपीनाला। लेकिन याद रहे ये कहां से लिखना शुरू करना है, नीचे से। बे जा नी हा पी ना ला। यहां बै का मतलब क्या है, बैगनी। जा का मतलब क्या है, जामुनी। नी का मतलब क्या है, नीला। हा का मतलब क्या है, हरा। पी का मतलब पीला। ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। ठीक, ध्यान रहे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। बैजानी हापी नाला, इन रंगों में ये बट जाती हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, VIVGYOR, मतलब विविग्योर। विविग्योर में यहाँ भी का मतलब क्या है, वायलेट।
आई का मतलब क्या है? इंडिगो। बी का मतलब क्या है? ब्लू। जी का मतलब क्या है? ग्रीन। वाई का मतलब क्या है? येलो। ओ का मतलब क्या है? ऑरेंज। और आर का मतलब क्या है? रेड। ठीक है, तो ये इन रंगों में बट जाती हैं और ये क्या है? आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको इसमें ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ एक साधारण सी परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अलग अलग अवयवी रंगों में बट जाती है। ठीक है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के रूप में, उदाहरण क्या है? ये चित्र बना देना और इस चित्र बनाने के बाद क्या करना है? इसको इस तरीके से बता देना, ये भी बता देना कि ये कौन कौन से रंग होंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि इसे हमने पर्दे पर प्राप्त कर लिया। ठीक, प्रकाश की किरण को हमने क्या कर लिया? पर्दे पर प्राप्त कर लिया 7 अलग अलग रंगों में। अगर आप चाहें कि इन 7 रंगों को हमें फिर से श्वेत प्रकाश की किरण में प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? एक और जो है क्या कर देंगे? यहाँ पर प्रिज्म रख देंगे, लेकिन कैसा? उल्टा रखेंगे इस बार प्रिज्म, और हम इन्हीं रंगों को जैसे ही इस पे ये 7 रंग पड़ते हैं तो क्या होती है? एक हमें प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रिज्म को कैसा रखना पड़ेगा? उल्टा रखना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है और ना ही ये कभी आता है। आपको क्वेश्चन याद रखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नोट कर लें इसको जल्दी से। यहाँ पर भी मतलब वॉयलेट। ठीक है, वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। ठीक है, सो इस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संपन्न होता है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे मुख्य बात जो है इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बाजू में एक बेल आइकन का जो है बटन दिया होता है उसे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हेमंत साहू स्टडी सर्कल में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।